अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के एक और विशेष लर्निंग लेकर उपस्थित हैं। आज की हमारी लर्निंग के एक्सपर्ट माननीय संजीवनी सिंह रघुवंशी मैम हैं। 8वीं के पाठ दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप पे अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी यह बहुत ही विस्तृत और बेहतरीन चर्चा शुरू हो इसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव आज की हमारी विषय की विशेषज्ञ माननीय संजीवनी रघुवंशी मैम का और विषय के जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूँ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए इस बेहतरीन लर्निंग को प्रारंभ करें और इसके लिए सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय संजीवनी सिंह रघुवंशी मैम। धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम फिर आपके साथ एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हैं। पाठ 15 दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप। इस पाठ के पहले हमने बच्चों दक्षिण अमेरिका का आर्थिक स्वरूप पढ़ा है। अब हम इसको भौगोलिक स्वरूप के रूप में देखेंगे। बच्चों, विश्व में दक्षिण अमेरिका जो है एक बहुत ही समृद्धशाली और शक्तिशाली राष्ट्र है। आज इसी राष्ट्र के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो है विश्व में दक्षिण अमेरिका की स्थिति और विस्तार। फिर है दक्षिण अमेरिका की धरातलीय बनावट, दक्षिण अमेरिका की जलवायु, वहां की वनस्पति और जीव जंतु। इतने जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर आज हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। पाठ को बहुत ध्यान से सुने और समझें। बच्चों, दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में से जुड़ा हुआ है। मतलब दक्षिण अमेरिका जो है वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण से जुड़ा हुआ है। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है पूरे उसमें वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो जो संसार में उसके बाद जो चौथा नंबर आता है वो है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। बच्चों, इसका क्षेत्रफल लगभग 1,75,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह महाद्वीप उत्तर से दक्षिण में लगभग 6,640 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व 5,150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी इसका जो विस्तार है उसका मापन इस प्रकार है। फिर महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर में कैरेबियन सागर और दक्षिण छोर पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर मिलते हैं। महासागर मतलब विशाल जल राशि से भरे हुए बड़े बड़े सागर या समुद्र, जिन्हें हम महासागर कहते हैं। अपन ने पिछले पाठ में भी समझा था। बच्चों, महाद्वीप का जो उत्तरी पश्चिम भाग है वो पहले उत्तर अमेरिका के पनामा एक क्षेत्र का नाम है उससे उसके स्थल द्वारा जुड़ा हुआ था, जिसे बाद में पनामा नहर बनाकर अलग कर दिया गया। अब जब पनामा नहर नहीं बनी थी तो वहां पर जो पूर्व में जो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित एक कोलंबिया एक छोटा सा राज्य है, उसका जो कोलंबिया के उत्तरी समुद्र तट से पश्चिमी समुद्र तट पर जल मार्ग से आने के लिए हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता था जब पनामा नहर नहीं बनी थी। मतलब पनामा नहर बना दी गई, तो जब नहर बन गई तो जो हजारों किलोमीटर का सफर जल मार्ग से कोलंबिया में पहुंचने के लिए हमें करना पड़ता था, पनामा नहर बनने से
वो जो यात्रा का जो समय था, जो हजारों किलोमीटर हमें जल मार्ग से वहां पहुंचना पड़ता था, पनामा नहर बनने से उसका जो सफर का जो समय था वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि पनामा नहर के द्वारा उसको वहां से अलग कर दिया गया और जो हजारों किलोमीटर का सफर था वो कम हो गया और सहज हो गया। ठीक। अब आते हैं अपन धरातलीय समूह पर कि उसकी धरातलीय बनावट कैसी है, इसकी दक्षिण अमेरिका की। ठीक है, तो धरातलीय बनावट के आधार पर अगर हम दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप को हम 4 भागों में बांटे, तो जो पहला भाग आता है वो आता है पश्चिमी तटीय पट्टी। अब तटीय मतलब तट, या वो नदी का तट हो सकता है या समुद्र का तट। तट मतलब किनारा, नदी का किनारा या समुद्र का किनारा। ठीक है, तो पहला जो इसका जो धरातलीय जो विविधता की जो पहला जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है पश्चिमी तटीय पट्टी। पश्चिमी तटीय पट्टी बच्चों प्रशांत महासागर के तटीय भाग और एंडीज पर्वत के बीच मैदानी भाग में सकरी पट्टी के रूप में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। इस तटीय मैदान के मध्य में आटाकामा नामक मरुस्थल है ना, मरुस्थल है जो संसार का सबसे शुष्क गर्म मरुस्थल है। इस तटीय मैदान की चौड़ाई लगभग समान नहीं है, मतलब एक सा नहीं है, कहीं चौड़ा है, कहीं छोटा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। फिर दूसरा आता है पश्चिमी पर्वतमाला। इसका जो दूसरा भाग है जिसे हम धरातली बनावट के दूसरे नंबर पर रखे, वो है पश्चिमी पर्वतमाला। बच्चों पर्वतों और पहाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला फैली हुई है। अब पर्वत से हर बच्चा वाकिफ है। पर्वत मतलब बहुत ऊंचाई वाला एक भाग, जिसे हम शंकु के आकार में, जो उसका जैसे जैसे हम चढ़ते जाते हैं उसका जो आकार है वो ऊंचा होता जाता है, उसे हम पर्वत कहते हैं, है ना। पर्वत पर चढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। कुछ इस तरीके से पर्वत जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे ये देखिए आप, इसकी यहाँ से ऊंचाई चढ़ते 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 बहुत ऊपर हो जाती है, फिर इसकी ढाल भी इसी स्थिति में होती है, इसे हम पर्वत कहते हैं, है ना। तो जो पर्वतीय जो इनकी जो श्रृंखला है वो बहुत एक लंबी श्रृंखला फैली हुई है। पहाड़ी मतलब बच्चों, पहाड़ी का मतलब होता है छोटी छोटी, इतनी ऊंचाई नहीं होती पहाड़ियों में, है ना। पहाड़ियों की इतनी ऊंचाई नहीं होती है, कम ऊंचाई होती है जिस पर हम आसानी से चढ़ सकते हैं। तो पर्वतों और पहाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला फैली हुई है। यह संसार की सबसे लंबी एंडीज पर्वत श्रेणी है ना। यह महाद्वीप के उत्तर में कैरेबियन सागर से शुरू होकर महाद्वीप के दक्षिणी छोर तक फैली हुई है। कितनी लंबी होगी, है ना। अब इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 7,250 किलोमीटर है, इसकी लंबाई, है ना। फिर मध्य में पर्वत की जो चौड़ाई है वो सबसे अधिक है। मध्य मतलब बीच में पर्वत की जो चौड़ाई है वो सबसे अधिक है। समझ गए? तो ये था हमारा दूसरा पश्चिमी पर्वतमाला धरातली विभाजन के आधार पर। तीसरा इसका जो भाग है वो है मध्यवर्ती मैदान। मैदान से भी सभी बच्चे परिचित हैं। मैदान मतलब एक सीधा सपाट बहुत ही लंबा चौड़ा स्थान, इसे हम मैदान कहते हैं। अब मैदान को भी बच्चों कई भागों में यहाँ पर बांटा गया है, वो हम देखते हैं कि कैसे मैदान को बांटा गया है। ठीक है, अब हिमालय पर्वत के बाद अपन एंडीज पर्वत के बारे में थोड़ा सा और समझ लें कि हिमालय पर्वत के बाद
एंडीज पर्वत जो है वो संसार में सबसे ऊंची पर्वतमाला है ना। पर्वत सबसे ऊंचा है, एंडीज जो पर्वत है वो संसार में सबसे ऊंचा है। और पृथ्वी निर्माण के इतिहास में इन्हें नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। इन्हें इन्हीं एंडीज पर्वत को अपन वलित पर्वत कहते हैं। अब वलित पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा विपरीत दिशाओं के दबाव से निर्मित जो पर्वत होते हैं उन्हें हम वलित पर्वत कहते हैं। यानी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा विपरीत दिशाओं के दबाव से जो पर्वत का निर्माण होता है वो वलित पर्वत कहलाते हैं, है ना। फिर वलित पर्वत कहलाते हैं। एंडीज पर्वतमाला किन किन देशों में फैली है ये अपन देखें तो एंडीज पर्वतमाला की 3 मुख्य श्रेणियां हैं। पूर्व में 2 पर्वत श्रेणी कुछ स्थानों पर एक दूसरे के बहुत निकट है और फिर निकट होकर वो अलग भी हो गई है। इन ऊंचे पठारों को लीविया का अंत पर्वतीय पठार भी कहा जाता है। अंतः पर्वतीय पठार भी इन्हें कहा जाता है। ये जो अंत पर्वतीय पठार है ये बहुत ऊंचे हैं। इसी पठार पर टीटीकाका झील है जो संसार की सबसे ऊंची झील कहलाती है। अब अंत पर्वतीय पठार 2 पर्वतों के बीच फैले हुए पठारी भाग को हम अंत पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे 2 पर्वतों के बीच फैले हुए पठारी भाग को अंतः पर्वतीय पठार कहा जाता है। एंडीज पर्वत पर बच्चों ऊंचे ऊंचे शिखर भी हैं। ये विषुवतीय गर्म जलवायु में स्थित होते हुए भी अधिक ऊंचाई के कारण साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। मतलब यहाँ पर पूरा समय बर्फ जो है वो जमी रहती है। एंडीज का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो एकांकागुआ कहलाता है जो समुद्र तल से 6,960 मीटर ऊंचा है ना। फिर इस पर्वतमाला पर अनेक सक्रिय प्रक्षुब्ध और मृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब ज्वालामुखी शब्द आया, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ज्वालामुखी, ज्वाला मतलब अग्नि का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है ना। समानार्थी अग्नि का ज्वालामुखी, ज्वाला शब्द है ना। तो ज्वालामुखी हमको शब्द से ही इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि ज्वाला मतलब आग निकालने वाला मुख है ना। तो ज्वालामुखी जो है बच्चों वो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख जिसके मुख से लावा, राख और पृथ्वी के आंतरिक अंदर पाई जाने वाली बहुत सारी ऐसी धातुएं जो एक विस्फोट से निकले उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है। तो इस महाद्वीप में प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी तीनों प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है कि ऐसा ज्वालामुखी जो एक बार उसका उद्गार हो जाए और वो फिर शांत हो जाए, लेकिन फिर कभी भी उसमें से फिर ज्वाला निकले या वो फूटे या उसका विस्फोट हो, उसे हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। कैसा कि एक बार उसमें से उद्गार अगर हो जाए, उसकी संभावना फिर दोबारा ना हो, लेकिन अचानक उसमें से फिर एक बार उसका विस्फोट हो जाए, उसे हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो ज्वालामुखी यहाँ लिखा है सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी की समय समय पर विस्फोट उसमें होता रहे,
और वो कभी भी अचानक कभी भी उसमें मतलब लगातार विस्फोट होता रहे और लावा और जो धुआं उसमें से निकलता रहता है, उसका एक शंकु के आकार में उसका आकार बनता रहे, तो उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय मतलब कि क्रियाशील रहना, है ना? तो वो सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद एक और ज्वालामुखी है मृत ज्वालामुखी। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मृत मतलब मरा हुआ। मतलब कभी इतिहास में कभी उस स्थान पर एक बार ज्वालामुखी फूटा हो और बहुत अंतराल समय हो गया उसमें, लेकिन उसके बाद उसमें कोई विस्फोट ना हो, वो मृत ज्वालामुखी कहलाता है। तो दक्षिण अमेरिका का में जो इस पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला, उस पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, फिर है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। ठीक है? फिर ज्वालामुखी के अलावा भूकंप भी यहाँ पर होते रहते हैं। भूकंप से भी हम सब बच्चे परिचित हैं। पृथ्वी का एकदम से तेज गति से कांपना, ये भूकंप कहलाता है। भू मतलब जमीन और कंप मतलब कांपना। पृथ्वी का कांपना भूकंप की श्रेणी में आता है। फिर है इक्वाडोर देश में स्थित कोटोपैक्सी संसार का सबसे अधिक ऊंचाई वाला सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है? इस पर्वत पर अक्सर ज्वालामुखी के विस्फोट और भूकंप होते रहते हैं। एंडीज पर्वत से अमेजन, ओरिनिको, पिक्लोमाया और कोलोरेडो आदि अनेक नदियां निकलती हैं। इस पर्वत से नदियां भी निकलती हैं, यानी नदियां भी हैं, ज्वालामुखी भी है और भूकंप भी इस पर्वतमाला पर है। अब बच्चों अपन मैदान की तरफ बढ़ते हैं कि जो तीसरा जो धरातलीय भाग में हमने जो तीसरा इसका पॉइंट है, वो है मध्यवर्ती मैदान। ये मैदान एंडीज पर्वतमाला और पूर्वी उच्च भूमि के बीच बड़े बड़े भाग में फैले हुए हैं। मैदान से हम सब बच्चे परिचित हैं। ये मैदान 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला है लानोस का मैदान, सेल्वास का मैदान और ललाप्टा का मैदान। ठीक है? अब इन मैदान के बारे में देखें कि लानोस का मैदान, महाद्वीप के उत्तर में लानोस का जो मैदान है वो ओरिनिको और उसकी सहायक नदियों से बना मैदान है। यह मैदान गुयाना के पठार के उत्तर में है। ओरिनिको नदी पर संसार का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात लगभग 979 मीटर ऊंचा है। ये कौन सा मैदान पढ़ा अपन ने? लानोस का मैदान, यानी बहुत विशाल और विस्तृत मैदान दक्षिण अमेरिका के हैं। जो पहला है लानोस का मैदान। दूसरा जो मैदान है बच्चों, वो है सेल्वास का मैदान। मध्यवर्ती सेल्वास का मैदान अमेजन और उसकी सहायक नदियों से बना है। यह ब्राजील की उच्च भूमि के उत्तर में फैला हुआ है। अमेजन नदी जो है वो संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? अमेजन नदी संसार की सबसे लंबी दूसरी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6440 किलोमीटर है। यह नदी एंडीज पर्वत से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी संसार में सबसे अधिक जल बहाकर ले जाने वाली नदी भी है। कौन सी नदी? अमेजन नदी। इसकी 2 विशेषताएं भी अभी अपन ने देखी। पहली कि यह संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह सबसे अधिक जल बहाकर ले जाने वाली नदी भी है। कौन सी नदी? अमेजन नदी। फिर तीसरा जो मैदान है बच्चों, वो है लाटा का मैदान। तीसरा जो मैदानी भाग है
वो ब्राजील की उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियों की घाटियों से निर्मित है। तीसरा जो मैदान है इसे लपटा ला प्लाटा बेसिन भी कहते हैं। फिर चौथा जो इसका धरातलीय पॉइंट है वो है पूर्वी उच्च भूमि। इस महाद्वीप में मुख्यतः 3 पठारी भाग हैं। पिछले पार्ट में भी हमने आपको पठार बताया था कि पृथ्वी से ऊंचा वह स्थान जो टेबल के समान समतल हो उसे हम पठार कहते हैं। तो 3 पठारी भागों से पूर्वी उच्च भूमि का जो है वो निर्माण है। उसमें है उत्तर गुयाना का पठार, मध्यवर्ती के मध्य पूर्व में ब्राजील का पठार तथा दक्षिणी भाग में पैटागोनिया का पठार। अमेज़न बेसिन तथा ओरिनिको बेसिन के मध्य गुयाना का पठार जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक समझ में आ रहा है, जल पानी और विभाजक बांटना, है ना, विभाजन करना यानी उसको बांटना। तो जो गुयाना का जो पठार है वो जल विभाजक का कार्य करता है। ब्राजील का पठार जो है अनेक बड़ी नदियों के बहने से घिस पिट गया है और पैटागोनिया का जो पठार है वो वर्षा के कारण, वर्षा के अभाव में एक शुष्क मरुस्थल है। ये सभी पठारी भाग एंडीज पर्वतों से बहुत पुराने हैं। इन तीनों पठारों में ब्राजील का जो पठार है वो सबसे बड़ा है। अब जल विभाजक, जैसे अपन ने अभी हमने आपको बताया कि जल विभाजक मतलब पानी को बांटने का कार्य करने वाला। तो जो गुयाना का जो पठार है बच्चों वो जल विभाजक का कार्य करता है। मतलब जल विभाजक पृथ्वी का एक ऐसा ऊंचा पर्वतीय या पठारी भाग जिसकी नदियों का जल 2 विपरीत दिशाओं में बहकर जाता हो उसे हम जल विभाजक कहते हैं, है ना। जल विभाजक क्या है? 2 पठारी या पर्वतीय या पठारी भाग जिसकी नदियों का जल, मतलब पर्वत या पठार जिसकी नदियों का जल 2 विपरीत दिशाओं में बहकर जाए उसे हम जल विभाजक कहते हैं। यानी जल को बांट देने वाला 2 विपरीत दिशाओं में, कोई भी कुछ भी दिशा हो सकती, पूर्व भी हो सकती, पश्चिम, यानी एक दिशा इस तरफ एक दिशा इस तरफ, दोनों दिशाओं में 2 दिशाओं में बह कर जाए उसे हम जल विभाजक कहते हैं। एक इसमें शब्द आया मरुस्थल। मरुस्थल ऐसा मतलब एक दियावान या उसको, उसमें कोई भी चीज है जहां 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 दूर दूर तक बस हमें रेगिस्तान ही जैसी दिखाई दे उसे हम मरुस्थल कहते हैं, है ना। तो मरुस्थल शुष्क मरुस्थल है, यहाँ पर गर्म मतलब उसमें कोई नमी ना हो, ऐसे मरुस्थल यहाँ पर है जो बहुत विशाल है। ठीक है, फिर अब जलवायु, यहाँ की जलवायु के बारे में देखते हैं। तो जलवायु यहाँ की जो है दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश भाग है बच्चों वो उष्ण कटिबंध भाग में स्थित है। ठीक है, इसीलिए महाद्वीप की जो जलवायु है वो सामान्यतः यहाँ साल भर जो है वो तापमान ऊंचा रहता है। अमेज़न नदी की घाटी विषुवत वृत्त के निकट होने से इस भाग की जलवायु विषुवतीय है। यहाँ साल भर संवहनी वर्षा होने से यहाँ की जलवायु उष्ण 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कुछ भागों में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, यानी वर्षा का जो अनुपात है वो बहुत अधिक है। महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग दक्षिणी ब्राजील, पराग्वे तथा उत्तरी अर्जेंटीना के निम्न भूमि प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में 50 से
100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है, यानी गर्मी में भी बारिश होती है। और शीत ऋतु जो है वो शुष्क रहती है, यानी ड्राई रहती है, यानी सूखी रहती है। दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी जो भाग है उसमें अटाकामा मरुस्थल की जलवायु गर्म और शुष्क है। यहाँ वर्षा की कई वर्षों में कभी कभार ही होती है। मध्य चिली की जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय है। यहाँ शीत ऋतु में भी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और गर्मियां जो है वो शुष्क सूखी रहती है। मतलब यहाँ की हवा जो है वो सूखी रहती है, नमी वाली नहीं होती। शीतोष्ण जो कटिबंध इसमें स्थित दक्षिण चिली की जो जलवायु है वो महासागरीय है। यहाँ साल भर वर्षा होती है। यानी कोई भी मौसम हो, ठंडी हो, गर्मी हो, और बारिश तो बारिश का ही होता है, तो किसी भी मौसम हो, मौसम में यहाँ पर साल भर वर्षा होती रहती है। फिर पंपास के मैदान के जो दक्षिणी भाग है उसमें एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में पेटेगोनिया का मरुस्थल शीत एवं शुष्क जलवायु वाला वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया मतलब एक औसत वर्षा वाला स्थान, मतलब कि वहां पर औसत वर्षा से भी कम वर्षा हो, उसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। मतलब वहां बारिश बहुत ही कम हो, उसे हम वृष्टि छाया वाला प्रदेश कहते हैं। एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में पछुआ पवनों द्वारा पर्याप्त वर्षा होती है। यहाँ पर बारिश का जो अनुपात है वो बिल्कुल सही है। जब ये पवने यानी हवा पर्वत पार करके यानी पहाड़ों को पार कर पूर्वी भाग में उतरती हैं, तो ये हवाएं शुष्क हो जाती हैं, जिससे वर्षा नहीं हो पाती ना। संपूर्ण क्षेत्र अर्थात पेटेगोनिया का जो पठार है वो वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। यानी जो भाग है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, यानी यहाँ पर अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। फिर वनस्पति एवं जीव जंतु, वनों एवं जीव जंतुओं की विविधता की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका बहुत ही समृद्ध महाद्वीप है। ये तो बताया हमने, और आपको भी अभी तक पता चल गया होगा कि जो अमेरिका जो है, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, एक समृद्ध राष्ट्र है। यहाँ अमेजन बेसिन ये संसार का सबसे बड़ा वर्षा वन है। अमेजन नदी की घाटी में उष्ण और आर्द्र जलवायु तथा संवहनीय वर्षा की अधिकता के कारण सघन उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन्हें यहाँ सेल्वास वन कहते हैं। मतलब इन वनों का नाम, इन जंगलों का नाम सेल्वास है। इन वनों में लगभग 44,000 प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं। अधिक वर्षा के कारण भूमि दलदली और वनों की सघनता है, यानी बहुत अधिक बारिश होती है तो यहाँ की जो भूमि है वो बहुत दलदली और बहुत घने वन पाए जाते हैं। डिस्कवरी में आपने देखा होगा, अगर बच्चे आप लोग डिस्कवरी देखते हैं तो ये जो अमेजन बेसिन है इसके उसमें डिस्कवरी में जंगल दिखाए जाते हैं कि कैसे वहां दलदल है और कितने घने वन है ना। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें कि कैसे वहां पर दलदल और घने वृक्ष वन पाए जाते हैं। यहाँ आवागमन के साधनों का विकास बहुत कम हुआ है। जब भूमि दलदली होगी तो जो आवागमन है वो कैसे होगा, तो वहां पर आवागमन के साधनों का विकास बहुत कम हुआ है। इस कारण यहाँ के वनों का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। समझ गए?
जब वहां वाहन नहीं होंगे, आने जाने की सुविधा नहीं होगी, तो वहां के जो वन है उनका जो उपयोग है वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यही कारण है कि वहां के वनों में दलदली भूमि के कारण वहां आवागमन नहीं है, और जो इतने घने जो वहां पर जंगल है, वन है, उनका उपयोग नहीं हो पाया है। सेल्वास के वनों में रबड़, हार्डवुड, हीविया, कैस्टिलोआ, सिनकोना, रोडवुड, वुड, ताड़ आदि के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। रबड़ के वृक्ष से दूध रबड़ बनती है, और सिनकोना से कुनैन और कार्नोवा ताड़ वृक्ष से मोम बनता है। इन कठोर लकड़ी के वनों में वालसा नामक संसार की सबसे मुलायम लकड़ी भी पाई जाती है, और ये लकड़ी हल्की भी होती है। इस वन क्षेत्र की नदियों का लगभग 2500 प्रकार की मछलियां, और वनों में 1500 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। मतलब इन वनों की क्षेत्र की जो नदियां हैं उसमें 2500 प्रकार की मछलियां और 1500 प्रजाति के पक्षी भी पाए जाते हैं। अब गैलेस पेगास नामक कछुआ समुद्र के किनारे मिलता है, जो 272 किलोग्राम वजन तक का होता है, यानी इसका वजन 275 किलोग्राम मतलब बहुत ही बड़ा है ना। यहाँ के मकड़ा बंदर और गिलहरी बंदर विशेष किस्म के होते हैं। अगर आपने डिस्कवरी देखी होगी तो उसमें देखा होगा, है ना। फिर एनाकोंडा नामक अजगर 100 मीटर तक लंबे होते हैं। एनाकोंडा तो बच्चे आप लोग सभी को मालूम होगा, है ना, पिक्चर भी बनी है ना। तो एनाकोंडा जो अजगर है वो 10 मीटर तक लंबे होते हैं, और दलदली हिरण, दरियाई घोड़े और चिंपैंजी और मगरमच्छ यहाँ के विशेष जानवर हैं। कौन कौन से? हिरण, जिसे हम दलदली हिरण कहते हैं, जो दलदल में रहता है, दरियाई घोड़े, है ना, और चिंपैंजी और मगरमच्छ यहाँ के विशेष जानवर हैं। अमेजन के दक्षिण में कम वर्षा के कारण सवाना प्रकार के लंबी घास के मैदान हैं। ठीक है। उत्तर में ओरिनिको नदी घाटी में पाए जाने वाले घास के जो मैदान हैं उन्हें पंपास कहते हैं। मतलब जो वहां की जो घास के जो बड़े बड़े विशाल मैदान हैं उन्हें हम पंपास के मैदान कहते हैं। उत्तरी अर्जेंटीना तथा पश्चिमी पराग्वे के निचले भागों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने के कारण घने वन और घास के मैदान हैं। इन्हें ग्रान चाको कहा जाता है। इन मैदानों को क्या कहा जाता है? ग्रान चाको कहा जाता है। इन घास के मैदानों में पशुपालन, भेड़ पालन विशेष रूप से किया जाता है। यहाँ बच्चों एक चींटियां खाने वाला विचित्र प्राणी है जिसे हम एंट ईटर कहते हैं। इस प्रकार का दिखता है वो कुछ, इसमें देखेंगे आपको कुछ समझ में आएगा कि यहाँ पर चींटियां खाने वाला एक विचित्र प्राणी होता है जिसे एंट ईटर कहा जाता है। लिखा है इस प्रकार का होता है, ये बहुत चींटियां खाता है ना। फिर यहाँ पर प्यूमा और जेगुआर जैसे खतरनाक जानवर भी पाए जाते हैं। जेगुआर जैसे ये चीता जैसे होता है, ये देखेंगे इसे जेगुआर कहा जाता है। बच्चों जेगुआर और जो प्यूमा है ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। मतलब खतरनाक प्राणी है। जो बिल्ली आपने सभी ने देखी होगी, है ना, बिल्ली के बड़े रूप में होते हैं ये, और ये खतरनाक जानवर होते हैं। और जो प्यूमा है, जो प्यूमा शब्द सुन रहे हैं,
ये भी एक पहाड़ी शेर होता है, पहाड़ों में पाया जाता है, शेर ही कहा जाएगा इसे, पर इसका जो नाम है इसे हम प्यूमा कहते हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इसको लॉन्च, इसके नाम को इसके नाम से अपना जो कारोबार है वो चल रहा है ना। तो प्यूमा और जगुआर जो है बहुत खतरनाक जानवर है। ये शिकारी जानवर होते हैं, तेज दौड़ते हैं, खतरनाक होते हैं। तो ये दोनों जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहीं पर कैडोर नामक संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी भी होता है ना। जो सबसे बड़ा जो शिकारी पक्षी होता है वो है कैडोर नामक, और ये दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है। फिर दक्षिण पेरू और उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय शुष्क भागों में नागफनी और कटीली झाड़ियों वाले पौधे पाए जाते हैं। मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में सदाबहार वन मिलते हैं, जिनके वृक्षों की पत्तियां मोटी और चिकनी होती हैं, जिससे शुष्क ग्रीष्म ऋतु में भी वे नहीं सूखते हैं। क्यों नहीं सूखते? क्योंकि इनकी पत्तियां मोटी और चिकनी होती हैं। अब यहाँ पर ओक, अखरोट, चेस्टनट और अंजीर और रसदार वृक्षों के फलों के वृक्ष बहुतायत से पाए जाते हैं। कौन कौन से? ओक, अखरोट, चेस्टनट्स और अंजीर और रसदार फल बहुतायत वृक्ष है यहाँ पर। फिर दक्षिणी चिली के महासागरीय जलवायु के क्षेत्र में शीतोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं। इन वनों में चीड़ और बीच के वृक्षों की अधिकता है। दक्षिणी ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दक्षिण में शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ये मैदान पशुपालन व कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। पंपास के दक्षिणी तथा एंडीज पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र में पैटागोनिया का शीतोष्ण मरुस्थल है। यहाँ शुष्कता के कारण वनस्पति तथा जीव जंतुओं का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है वो ड्राई यानी सूखा रहता है, तो वनस्पति और जीव जंतुओं का यहाँ पर अभाव है, क्योंकि मौसम सूखा रहता है। फिर यहाँ पर एक लैटिन अमेरिका करके भी एक क्षेत्र जगह का नाम है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लैटिन प्राचीन रोम वासियों की भाषा है। लैटिन जो है वो प्राचीन जो रोम के वासी हैं उनकी भाषा है। पुर्तगाल और स्पेन से लैटिन भाषा बोलने वाले यूरोपीय लोग दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज में बस गए थे। इसलिए इस संपूर्ण भाग को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। समझ गए? लैटिन अमेरिका से क्यों कहा जाता है? क्योंकि लैटिन जो है, जो पुराने प्राचीन जो रोमवासी हैं उनकी भाषा थी, है ना। और पुर्तगाल में स्पेन से जो लैटिन भाषा बोलने वाले जो यूरोपीय लोग हैं वो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज में बहुत ज्यादा बस गए। इसीलिए इस भाग को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा, है ना। तो अपन ने आज इस पाठ में हमने पढ़ा कि कैसे जो दक्षिण अमेरिका है उसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति, उसका धरातलीय विस्तार, बनावट और वहाँ की जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, पठार, मैदान, ज्वालामुखी, मरुस्थल आदि के बारे में अपन ने इस पाठ में पढ़ा, है ना। फिर इसके जो ज्वालामुखी की कितने प्रकार हैं, फिर मैदानों का क्या है, मैदान कितने विशाल
और विस्तृत है, कैसे वहाँ की दलदली भूमि में सघन वन है, लेकिन वहाँ परिवहन की सुविधा ना होने के कारण वहाँ के जो वन है उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, और किस प्रकार के खतरनाक जानवर हैं, और वहाँ की वनस्पति कैसी है, भूभाग कैसा है, इस पाठ में हमने आज जाना। ठीक है, अब इसके प्रश्नों को अगर हम देखें, इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प अगर हम चुने, तो सबको पता है कि सही विकल्प कैसे चुने जाते हैं। प्रश्न होता है, उसके 4 विकल्प होते हैं, उनमें से एक जो विकल्प होता है उस प्रश्न का सही उत्तर होता है, और परीक्षा में हमको उस विकल्प को चुनकर लिखना पड़ता है ना। तो पहला जो विकल्प है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण के बीच का जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर है। तो इसमें 4 विकल्प हैं, जो इसका सही जो उत्तर है वो है 6640 किलोमीटर। ठीक है, फिर दूसरा जो विकल्प है वो है दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का क्या नाम है। तो 4 विकल्प हैं इसमें भी, और इसमें आंसर आएगा, उत्तर आएगा बालसा, है ना। बालसा नामक जो लकड़ी है वो सबसे हल्की लकड़ी है। फिर रिक्त स्थान है, इस पाठ में 2 ही सही विकल्प है, उसके बाद रिक्त स्थानों की बारी है। तो पहला जो रिक्त स्थान है वो है, पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का खालिस्तान बड़ा महाद्वीप है। तो इसमें उत्तर अपन को लिखना पड़ेगा कि दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है, जो हमने पाठ में सबसे पहले पढ़ा था, है ना। फिर दूसरा खालिस्तान है बच्चों, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग खालिस्तान कटिबंध में है। तो इसका उत्तर आएगा कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में है। तीसरा खालिस्तान आ रहा है कि खालिस्तान संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये सब बच्चों को फटाफट आंसर आना चाहिए, बताओ। अमेजन नदी जो है संसार की सबसे लंबी नदी है। चौथा है, एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो अकांगा हुआ है। पांचवा प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में खालिस्तान कैरेबियन सागर है। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, वलित पर्वत किसे कहते हैं। हमने बहुत अच्छे से आपको बताया कि किस प्रकार जो वलित पर्वत है वो कैसे होते हैं, मतलब क्या था बताया था हमने, बताओ जल्दी से। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा विपरीत दिशाओं के दबाव से निर्मित जो पर्वत बनते हैं उन्हें हम वलित पर्वत कहते हैं। फिर है जल विभाजक। तो जल विभाजक किसे कहते हैं, ये 2 पहाड़ों के भाग जिसके बीच नदियों का जल 2 विपरीत दिशाओं में बहकर जाए उसे जल विभाजक कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है बच्चों, ज्ञान चाको किसे कहा जाता है। तो घने जो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उनके कारण जो वन और घास के जो मैदान है उन्हें हम ज्ञान चाको कहते हैं। फिर उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है, फिर उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को भी हल करना है और पढ़ना है, और हम अगली क्लास में आपके साथ फिर एक नए पाठ को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद और नमस्कार।